अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना खींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। सुप्रभात। सूरज की पहली किरण और पक्षियों की कलरव ध्वनियों के साथ मैं अमिता सिन्हा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या विशेष है आपके लिए आज के कार्यक्रम में। अमरूद के नए बाग स्थापना पर जानकारी। मिश्रित शस्यन यानी अंतर्वर्ती खेती पर जानकारी। बासमती धान की उन्नतशील प्रजातियां एवं पौधरोपण तकनीक। किसान भाइयों, इस समय नए बाग लगाने का उपयुक्त समय चल रहा है। अतः जिन किसान भाइयों ने पहले से गड्ढे की खुदाई, भराई इत्यादि का कार्य कर रखा था, वे इस समय बाजार से उच्च गुणवत्ता वाले पौधों की खरीद कर उनकी निश्चित दूरी पर रोपाई का कार्य संपन्न करें। परंतु फल वृक्षों को एक बार लगाने के बाद ये कई दशकों तक उत्पादन देते रहते हैं। अतः इनके रोपण के समय विशेष सावधानियों को रखने की आवश्यकता होती है। तो प्रदेश के वे किसान भाई जो अमरूद के बाग लगाना चाहते हैं, वे किन किन सावधानियों को ध्यान में रखेंगे, इस विषय पर जानकारी हेतु आज हमारे बीच उपस्थित हैं कृषि विज्ञान केंद्र मथुरा के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर भूप सिंह। साथियों, आम के बाद में उत्तरी भारत में अमरूद का बहुत ही बड़ा स्थान है। अमरूद हमारे देश के अंतर्गत 1,54,600 हेक्टेयर जमीन में लगभग पैदा किया जाता है। जहां तक संभव हो सके आप अमरूद की खेती के लिए अमरूद के पेड़ का जो चुनाव करते हैं वो राज्य की पौधशालाओं से करें। अमरूद की 2 प्रजातियां फेमस हैं, इलाहाबादी सफेदा और लखनऊ 49। इसके अलावा केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ के द्वारा एक और प्रजाति निकाली गई है जो ललित के नाम से फेमस है, जिसका गूदा गुलाबी रंग का होता है। साथियों, वैरायटी अपने हिसाब से सिलेक्ट करने के बाद उसे जमीन में लगाने की आवश्यकता होती है। तो उसके लिए जून के महीने में ही 6 गुणा 6 मीटर की दूरी पर 1 मीटर से लेकर 1 मीटर के आकार के गड्ढे खोदे जाते हैं और उन गड्ढों की फिलिंग कर दी जाती है। गड्ढों की फिलिंग करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि यदि गड्ढों में कोई नीचे कंकड़ की परत है तो उसे अच्छी तरह से निकाल दें। और उसके बाद जो गड्ढे का 1/3 भाग ऊपर का जो मिट्टी का है उसे लेते हुए साथ में सड़ी हुई गोबर की खाद 20-25 किलोग्राम मात्रा में लेकर गड्ढे को 6 इंच जमीन की ऊंचाई तक भर दें। उसके बाद जैसे ही पहली बारिश शुरू हो जाती है, पौधे सिलेक्ट करने के बाद उनकी पिंडी के बराबर का आकार का गड्ढा खोदने के बाद उसमें रोपित कर दें। इसके बाद साथियों उसकी देखरेख करते रहना चाहिए। साथ में 8वें दिन गर्मियों के समय पर उसकी सिंचाई करते रहना चाहिए। बारिशों में प्राय बारिश अगर हो रही है तो सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। ये ध्यान रहे कि अमरूद का पौधा काष्ठी होने के साथ साथ पानी को ज्यादा सहन नहीं कर पाता है, इसलिए पानी का
उचित जल निकास खेत के अंतर्गत होना चाहिए। किसान भाइयों, इसमें ज्यादातर अमरूद के पुराने तथा अनुत्पादक बागों की बढ़ती संख्या, रोगों इत्यादि के प्रकोप से लगातार नष्ट हो रहे अमरूद के बाग तथा नवरोपित उद्यानों में देर से फलन का आना, इकाई क्षेत्र में कम पौध संख्या इत्यादि के कारण किसान भाई इसकी बागवानी में विषम परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। लेकिन अब प्रश्न यह उठता है कि क्या इन समस्याओं से निजात पाना संभव है? किसान भाइयों, इस हेतु हम आपको बताना चाहेंगे कि देश में उपोष्ण फल वृक्षों पर शोध कर रहे प्रतिष्ठित संस्थान केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ ने आज से 6 से 7 वर्ष पूर्व अमरूद उत्पादन की एक नई तकनीक सघन एवं अति सघन बागवानी प्रणाली का विकास किया और इनके सफल प्रयोग से यह सिद्ध किया कि इस तकनीक में परंपरागत बागवानी की तुलना में 3 से 4 गुना अधिक उत्पादन देने की क्षमता के साथ साथ कम उम्र में ही फलन लिया जा सकता है। इस तकनीक का अनुसंधान मूल राज्य उत्तर प्रदेश में होने के बावजूद इसे यहाँ पर न अपनाकर दक्षिण के दूसरे राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश एवं महाराष्ट्र के उद्यमी मार्गदर्शक किसानों द्वारा अपनाया गया है और इसके बाद इस तकनीक से प्राप्त अच्छी आय ने अन्य किसानों को इस ओर आकर्षित किया है। सघन बागवानी के अंतर्गत सघन पौध संख्या को अपनाना, जैसे 222 पौधे 6 गुणे 3 मीटर पर, 444 पौधे 3 गुणे 3 मीटर पर या 888 पौधे 3 गुणे 1.5 मीटर पर प्रति एकड़ और 2000 पौधे प्रति एकड़ अति सघन बागवानी में, जिसे 2 गुणे 1 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है और इसे मीडो ऑर्चर्ड के नाम से भी जाना जाता है। जहां कहीं भी इस प्रणाली का अच्छी प्रकार से प्रबंधन किया जाए तो यह सत्य मानिए कि 7 से 8 वर्ष की आयु वाले वृक्षों में 25 से 30 टन का उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। अक्सर देखने में आता है कि हमारे किसान भाई एकल फसल प्रणाली अपनाते हैं, जिसमें कीट एवं रोगों का प्रकोप, अतिवृष्टि व अनावृष्टि आदि के जोखिम उठाने पड़ते हैं, जिनके कारण कभी कभी तो किसान भाइयों को काफी नुकसान हो जाता है। किसान भाइयों, अब आप सोच रहे होंगे कि आज हम ऐसा क्यों बता रहे हैं, तो हम आपको यह बताना चाहेंगे कि आप ऐसी परिस्थितियों से बच सकते हैं। इस हेतु आपको कृषि भूमि पर एक ही समय में केवल एक ही फसल पर आश्रित न होकर कई फसलों की खेती अर्थात अंतर्वर्ती खेती करनी होगी। लेकिन क्या है यह अंतर्वर्ती खेती? इस बारे में जानकारी हेतु हमारे संवाददाता ने मुलाकात की डॉक्टर केसी नागर से। एक ही खेत में एक ही ऋतु में 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ इस प्रकार से बुआई करते हैं जिससे कि अधिक फसलोत्पादन हो, वह भूमि की उर्वर शक्ति भी बनी रहे, उसको अपन मिश्रित फसलोत्पादन कहते हैं। मिश्रित फसलोत्पादन में फसलों के पकने का समय एक या अलग अलग भी हो सकता है। मिश्रित फसलोत्पादन को उनके बोने के तरीकों के आधार पर विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जाता है। जैसे एक है मिश्रित फसल। इस विधि में विभिन्न फसलों के बीजों को एक साथ मिला लेते हैं और फिर इनको पंक्तियों में बुआई कर देते हैं या फिर छांट देते हैं। इस विधि से कृषि यंत्रों के प्रयोग में एवं कटाई के समय कठिनाई आती है। इन फसलों के पकने का समय समान, जैसे उड़द है, मूंग है या मक्का या अलग अलग जैसे गेहूं प्लस चना या अरहर प्लस ज्वार हो सकता है। दूसरे टाइप की है सहचर फसलें या इनको हम इंटरक्रॉपिंग भी बोलते हैं। इस विधि में विभिन्न फसलों के बीजों को एक साथ नहीं मिला करके और अलग अलग उनकी लाइनों में बुआई करते हैं, तो उसको हम सहचर फसलें कहते हैं। जैसे 2 लाइनें मक्का की लगा दी और 2 लाइनें उड़द की, या फिर अरहर की 2 पंक्तियों के बीच में 2 या 3 मूंगफली की पंक्तियां बुआई की जाती है। इसको हम सहचर फसलें कहते हैं। तीसरा है रक्षक फसलें। इस विधि में मुख्य फसल को बीच में बोया जाता है, वह उसके चारों ओर दृढ़ व कांटेदार फसल को बोया जाता है।
जैसे गेहूं या मटर की फसल के चारों तरफ कुसुम के पौधे लगाना, या मक्का के चारों तरफ ज्वार की फसल, या गन्ने के चारों तरफ पटसन की फसल उगाना वृद्धि कारक फसलें हैं या सहायक फसलें हैं। इस विधि में कुल फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए जल्दी बढ़ने वाली फसलों को उगाते हैं। खास तौर से जब प्रथम कटाई पर मुख्य फसल की पैदावार कम होती है, उदाहरण के स्वरूप बरसीम की प्रथम कटाई में उपज कम होती है, अतः यदि इसके साथ सरसों बोई जावे तो प्रथम कटाई में कुल उत्पादन बढ़ जाता है। इसी तरीके से बिना दाल वाली फसलों के साथ साथ दाल वाली फसलों का मिश्रण जैसे बाजरा प्लस मोठ या मूंग, या ज्वार मूंग या चंवला, मक्का प्लस उड़द या चंवला, और जैसे बिना दाल वाली फसलों का भी मिश्रण है, जैसे गेहूं प्लस जौ, गेहूं प्लस सरसों, जौ प्लस सरसों, गेहूं प्लस अलसी, कपास प्लस तिल। दाल वाली फसलों का मिश्रण जैसे अरहर प्लस मूंगफली, अरहर प्लस उड़द, या अरहर के साथ साथ मूंग। किसान भाइयों, मिश्रित फसलोत्पादन के जो सिद्धांत हैं उनके ऊपर भी अपने को चर्चा करनी चाहिए, तभी अपने को ज्यादा फायदा मिल सकेगा। बिना दाल वाली फसलों के साथ दाल वाली फसलों का मिश्रण करना चाहिए। दाल वाली फसलों की जड़ों में जो ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिनमें हवा से नाइट्रोजन को भूमि में स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया होते हैं, अतः भूमि में नत्रजन की मात्रा में वृद्धि होती है तथा इस नत्रजन का उपयोग करके बिना दाल वाली फसलों की वृद्धि अच्छी होती है। इसी के साथ जैसे गहरी जड़ वाली फसलों के साथ साथ उथली जड़ों वाली फसलें बोनी चाहिए। इस प्रकार मिश्रित फसलें उगाने से दोनों प्रकार की फसलें भूमि की अलग अलग सतह से जल व पोषण तत्वों का अवशोषण करती हैं। जो तीसरा सिद्धांत है वो अधिक ऊंचाई बढ़ने वाली फसलों के साथ साथ धरातल पर फैलने वाली फसलों का भी चयन करना चाहिए, ताकि वायु तथा जल द्वारा मृदा कटाव कम से कम हो तथा दोनों फसलें सूर्य के प्रकाश का समुचित उपयोग कर सके और अधिक उत्पादन मिल सके। ऐसे चौथा सिद्धांत है, एक ही प्रकार के कीड़ों व बीमारियों से प्रभावित होने वाली फसलों का चयन मिश्रित खेती के लिए नहीं करना चाहिए। समान खाद व जल मांग वाली फसलों का भी मिश्रण करें। अधिक प्रकाश चाहने वाली फसलों के साथ छाया में होने वाली फसलों को बोएं, जैसे बरसाती भिंडी के साथ साथ अपन हल्दी लगा सकते हैं। किसान भाइयों, मिश्रित फसलों से लाभ कौन कौन से मिलते हैं? जैसे मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों में सभी फसलों को एक साथ नुकसान नहीं होता है। ऐसे ही एक ही खेत में विभिन्न फसलें मिश्रित रूप से उगाने पर रोग व कीड़ों के व्यापक प्रकोप किसी एक फसल पर होने की स्थिति में दूसरी फसलें बचाई जा सकती हैं। मिश्रित खेती से मृदा की उर्वरा शक्ति बनी रहती है। मिश्रित खेती से भूमि का कटाव कम होता है। मिश्रित फसलों के चारे की फसलों के लिए अधिक पौष्टिक व स्वादिष्ट होता है, जैसे मक्का प्लस लोबिया, ज्वार लोबिया, जई, मेथी, बरसीम, सरसों आदि का मिश्रित करके चारा ले सकते हैं। अतः किसान भाइयों, मिश्रित फसल उत्पादन करके मौसम से होने वाले नुकसान हैं उनको कम किया जा सकता है और अधिक लाभ लिया जा सकता है। कार्यक्रम में लेंगे एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, जल्द लौटेंगे कुछ और जानकारियों के साथ।